हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। और इसके अंतर्गत जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। देखिए, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप चाहे सीटेट की, यूपी टीईटी की या फिर अन्य राज्यों में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं यानी कौन सी त्योहार मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल व इतिहास का असर पड़ता है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों को मानने वाले अनुयायी रहते हैं यानी उन 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही यहाँ 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा विविधता को दर्शाता है ये सारी चीज़ें। अगला पॉइंट है हमारा पूर्वाग्रह। देखिए, इसका अर्थ है पूर्व निर्णय, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना यानी वह मामला सत्य है अथवा असत्य है यह जाने बिना ही अपनी राय बना लेना या मान लेना, यह जो है इसी को हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना लेते हैं जो भेदभाव को जन्म देता है। यानी अगर किसी के प्रति हम लोगों ने नकारात्मक यानी नेगेटिव पूर्वाग्रह बना लिया है अपने मन में, तो यह इसी के आधार पर हम लोग भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का और लड़की में भेदभाव को जन्म देता है, जैसे कि हमारे अंदर ये पूर्वाग्रह है कि लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि लड़की के अंदर इमोशन ही नहीं होते हैं, या फिर अगर मान लेते हैं कि लड़कियां जो हैं वो बहादुर नहीं होती हैं, तो यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। तो इसके आधार पर हम उनके अंदर भेदभाव करना प्रारंभ कर देते हैं केवल पूर्वाग्रह के आधार पर। आगे रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में दिया गया है। देखिए, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी कि किसी एक जाति को, किसी एक लिंग को हम बस एक ही छवि में बांध लेते हैं। जैसे अगर बात करें महिलाओं की, तो हम उन्हें इस छवि के अंदर बांध लें कि महिलाएं जो हैं वो केवल घर का ही कार्य कर सकती हैं, बाहर का नहीं कर सकती। या फिर किसी जाति विशेष को लेकर हम यह धारणा बना लें कि अमुक जाति के लोग जो हैं वो कोई अन्य काम नहीं कर सकते। तो यह क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, यह सत्य नहीं है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही खांचे में जड़ देती है और भेदभाव तब होता है जब हम पूर्वाग्रहों और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि महिलाएं केवल घर का काम ही करेंगी, तो इस आधार पर हम उनके साथ भेदभाव करते हैं। वो जब भी बाहर जाना चाहेंगी, बाहर कुछ करना चाहेंगी, तो हम उन्हें रोकते हैं। तो यह क्या है? यह रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं और इसी के बेस पर हम लोग भेदभाव करते हैं। जैसे कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? जबकि अध्ययन में यह दिखा रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। यानी मुसलमानों की रुचि का इसमें कोई मामला नहीं है, बल्कि इसका जो वजह है वो ये है कि मुसलमान जो हैं वो गरीब हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास खाने को पैसे नहीं है तो वो शिक्षा पर खर्च कहाँ से करेगा? तो यही मेन वजह है। जबकि इसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा हम लोग बना लेते हैं कि हाँ वो लोग पढ़ाने में ही रुचि नहीं लेते। तो यह एक सत्य कारण जो है, सत्य वजह नहीं हो सकता है। गरीबी की वजह से ही ये जो है वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। आगे दलितों के बारे में दिया गया है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और सीटेट में तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दलित का क्या मतलब है? जिन्हें दबाया गया या कुचला गया है।
दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। यानी कि पहले जो जाति व्यवस्था थी, इसके आधार पर, जाति के आधार पर बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। कई लोगों को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। साथ ही साथ जहां आम लोग जो पानी पीते थे वहां उन्हें पानी पीने की आज़ादी नहीं थी। तो इसके आधार पर उन्हें यह नाम अच्छा लगता है, यानी दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया है या कुचला गया है। यह शब्द उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है अछूत के मामले में, यानी हम अछूत नहीं कह सकते किसी को। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। इन्हें कैसे वर्ग में रखा जाता है? तो अनुसूचित जाति के वर्ग में रखा जाता है। इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। आगे दलितों का उदाहरण पेश करते हुए बुक में दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए, इनके बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी, यानी कि जिसे उस समय अछूत माना जाता था। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। यानी जाति प्रथा के अंतर्गत क्या होता था पहले, कि अगर कोई एक जाति में है, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई अगर नाई है तो उसका बेटा जो है वो नाई ही बन सकता है, कुछ और नहीं बन सकता है। उसे भी वही काम करना पड़ेगा जो उसके पूर्वज करते आ रहे थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। सोचिए कितना बड़ा संघर्ष होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जब उन्हें यह सब कुछ झेलना पड़ा होगा। और इसके बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी जगह बनाई अपनी, साथ ही साथ इतने पढ़े लिखे, इतने महान व्यक्तित्व के तौर पर उभरे। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि देखिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। यानी जब वो इस पद पर पहुंच गए तो उन्होंने दलितों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल कॉलेज में भेजें, साथ ही सरकारी नौकरी करें ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल जाएं। देखिए, जो व्यक्ति ज्यादा शिक्षित होता है वह इन मान्यताओं में ज्यादा उलझा हुआ नहीं रहता है। तो सबसे मुख्य वजह यह भी रहा होगा शिक्षा को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश की जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि यहाँ समानता का नियम पालन किया जाता है, इसमें जाति व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए उन्होंने आगे बौद्ध धर्म को अपनाया था। यहाँ से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं और यह भी लोग गलत करके आ जाते हैं। इसका मुख्य वजह यही है कि हम लोग एनसीईआरटी को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों के लिए। वो यह मानते थे कि उनके लिए ऐसा समाज बनना चाहिए या फिर समाज को ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी समान हो। इस आधार पर नहीं कि कोई एक तबका है जो जिसे कि बहुत ऊंचा माना जा रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम अछूत मान रहे हैं। तो यह नहीं होना चाहिए, यह वास्तव में बहुत ही गलत बात है। और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से उदाहरण भी ले सकते हैं कि इन तमाम बाधाओं के बावजूद ये अभी इस स्तर पर पहुंचे। और एक हम लोग हैं जो छोटी छोटी बाधाओं से ही घबरा कर छोड़ देते हैं, हमें तो नहीं पढ़ने का बहाना चाहिए होता है। लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करके भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज किस स्तर पर पहुंच गए हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उनका जो व्यक्तित्व है वो इस बात का उदाहरण देता है कि आज भी उनकी लोग पूजा करते हैं। तो यह क्या है? यह बस शिक्षा का ही परिणाम है, उनके मेहनत का परिणाम है। स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसमें केवल यही नहीं था कि केवल हमें स्वतंत्रता चाहिए थी, बल्कि क्योंकि यहाँ का जो समाज था काफ़ी वर्षों से जाति व्यवस्था से पीड़ित था, इन सभी चीज़ों को फेस किया था, तो इसलिए इसमें समानता के लिए भी संघर्ष था ताकि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो।
1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान में समानता को लिया गया और इसे कानूनी रूप दिया गया, परंतु आज भी असमानता व्याप्त है। देखिए, संविधान सभा में जो यहाँ के लोग थे, जो जमीन से गहराई से जुड़े थे, उन्हें पता था कि कैसे जाति के आधार पर भेदभाव होता है। तो इस आधार पर उन्होंने संविधान में समानता का सिद्धांत दिया कि सभी व्यक्ति समान हैं। इसे कानूनी रूप तो दे दिया गया है, लेकिन वास्तव में अगर धरातल पर देखें तो आज भी असमानता व्याप्त है। हम कहीं ना कहीं और लोगों के साथ भेदभाव करते ही हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबों को समान रूप से रहने की आज़ादी है और समानता का बर्ताव करना चाहिए। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।